नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 10। टॉपिक हमारा है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। डिस्कस सेक्शन से क्वेश्चन नंबर 6 to 9। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं डिस्कस सेक्शन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसका है, नंबरिंग यहाँ पे 6 की है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे हम लोग। Imagine that you are an indentured Indian labor in the Caribbean. Drawing from the details in this chapter, write a letter to your family describing your life and feelings. क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आपको इमेजिन करना है कि आप एक इंडेंचर्ड लेबर हैं। आपने चैप्टर में उसके बारे में पढ़ा है, क्या कैसे उनकी लाइफ बीतती थी। तो आपको अपने पेरेंट्स को एक लेटर लिखना है, अपनी फीलिंग्स, अपनी लाइफ कैसी है वो वहाँ पर वो चीज़ें आपको शेयर करनी है। ठीक है, तो देखिए आपने चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, इंडेंचर्ड लेबर जिन्हें की ज़बरदस्ती मजदूरी कराई जाती थी, जिनसे उन लोग जो थे काम की तलाश में जाते थे और उसके अलावा लोगों को ज़बरदस्ती भी ले जाया जाता था काम कराने, और वहाँ पर जाकर जब प्लांटेशन वगैरह में काम करने के लिए लगा दिया जाता था, फिर उनके पास कोई राइट्स नहीं होते थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे, वो उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकते थे, वो अपने घरों को नहीं जा सकते थे। 5 साल कंप्लीट करने होते थे, उसके बाद ही वो अपने घरों को जा सकते थे। छोटी छोटी बातों पे उन्हें मारा पीटा भी जाता था। उनकी सैलरी जो थी बहुत अच्छी नहीं थी, जो भी सैलरी थी उसमें से भी छोटी छोटी गलतियों पे सैलरी काट ली जाती थी। ठीक है, उसके अलावा कोई अगर वहाँ से भागने की भी कोशिश किया करता था तो पकड़ लिया जाता था, और पकड़ने पर उसे बुरी तरह पनिश किया जाता था, उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई होती थी। ठीक है, ऐसा कुछ आपने चैप्टर्स में पढ़ा है, सेकंड चैप्टर में भी, यहाँ भी देखा है। तो आपको यही चीज़ क्या करना है, आप इंडेंचर्ड लेबर की जगह पे अपने को रखते हुए अपने पेरेंट्स को एक लेटर लिखना है। ठीक है, सैंपल के तौर पे एक यहाँ पर है, बट आप इसे अपने से लिख सकते हैं। ठीक है, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, ग्रीटिंग्स। ठीक है, आई एम फाइन हियर, होप यू आर फाइन टू। द सिचुएशन इज अपोजिट टू द प्लांटेशन वेयर आई वॉज ब्रॉट बाय शोइंग गुड ड्रीम्स फॉर द पर्पज ऑफ वर्क। हियर वी आर ओवरवर्कड एंड ट्रीटेड वेरी बैडली। वी डू नॉट हैव फ्रीडम फॉर एनीथिंग, नॉर कैन वी रेज आवर वॉइस against anyone. We don't have any rights, salary is very less, and salary is also deducted from a small mistake. No one can go home. If someone tries to run away and is caught, he is treated worse. He is beaten up a lot. Now the talk of new laws is going on. It is expected that a new law will be made and get rid of this restriction. Take care of yourself. Now I am going to stop writing letters. Your son ABC, कुछ भी यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आपने देखा था कि जब महात्मा गांधी आते हैं तो इस पे कानून बनाने की बात होती है, तो थोड़ा सा वो वाला भी सेक्शन यहाँ पर डाल दिया गया है। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि इंडेंचर्ड लेबर में क्या है, बस उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कोई भी लेटर जो है वो अपने से लिख देना है। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स और फ्लोज विद इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज। फाइंड वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ फ्लो विच इन्वॉल्व इंडिया एंड इंडियंस एंड राइट अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ इट। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आपको एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है? इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज के 3 फ्लोज जो हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं, और साथ ही साथ इंडिया एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको, मतलब हर फ्लो का आपको इंडिया एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल देना है। ठीक, फर्स्ट फ्लो आपका किस चीज़ का आता है? फर्स्ट फ्लो आता है ट्रेड का। देखिए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज के लिए ट्रेड जो है बहुत ही ज़रूरी है। अब कोई ट्रेड जो है वो कैसे रेडी होता है, मतलब चीज़ें हैं कि ट्रेड के लिए एक जगह से दूसरी जगह इंसान गया, चीज़ों को बेच रहा है, ठीक है, या उसके पास लोग आ रहे हैं, उससे चीज़ें खरीद रहे हैं, लेकिन क्या चीज़ है उसको पहले रेडी करना होता है। रेडी करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? लेबर की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये हो गया सेकेंड फ्लो। अब लेबर की तो ज़रूरत है, लेकिन कोई भी काम शुरू करने के लिए कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो थर्ड फ्लो आपका आता है कैपिटल का। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम देखते हैं फ्लो ऑफ ट्रेड। फ्लो ऑफ ट्रेड अगर देखें तो फ्लो ऑफ ट्रेड, इसमें अगर हम देखें तो पुराने टाइम से ही लोगों के बीच में आसपास के लोगों से भी, और साथ ही साथ एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड होता रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो प्री मॉडर्न वर्ल्ड से ही वो ट्रेड का सेंटर रहा है। अब ये जो ट्रेड है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में भी और कंट्री के अंदर भी होता रहा है। ठीक,
इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम एग्जांपल देखें इंडियंस के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम देखें पुराने टाइम से ही हमारी जो कंट्री है वो सेंटर तो रही है ट्रेड का। यहाँ के इंडिया के जो मसाले थे, इंडिया के जो कॉटन था, इंडिया का जो सिल्क था, उसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। इसी वजह से लोग जो है वो बाहर से आते थे, हमारे यहाँ चीज़ें लेते थे, और उसके बदले में यूरोप से लोग आते थे, जैसे लिया उन्होंने मसाले लिए, क्लॉथ लिए, और उसके बदले में सोने चांदी देते थे। और यहाँ के लोग भी जब वहाँ पर जाते थे, सेल करते थे, उसके बदले में सोने चांदी लेकर आते थे। ठीक है, ये चीज़ कब डिक्लाइन हो गई? जैसे इंडिया के जो कॉटन था, स्पाइसेस थे, बहुत ज़्यादा डिमांड थी, ये डिक्लाइन कब हो गया? जब ब्रिटेन में भी कॉटन का एग्रीकल्चर होने लगा, जब इंडस्ट्रीज आ गई, तब ये चीज़ डिक्लाइन हो गई। ठीक है, इंडिया वॉज द सेंटर ऑफ ट्रेड इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। इंडियाज स्पाइसेस कॉटन वर वेरी फेमस। इंडिया यूज टू गिव फाइन मसलिन एंड स्पाइसेस टू अदर कंट्रीज इन रिटर्न फॉर विच इज यूज टू गेट गोल्ड एंड सिल्वर। इट डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली आफ्टर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन इन ब्रिटेन, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज। ठीक है, तो जैसे जैसे वहाँ पर वो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, वैसे वैसे इंडिया के जो कॉटन वगैरह थे उसकी डिमांड जो थी वो कम होने लगी थी जब वहाँ पर खेती होने लगी। फ्लो ऑफ लेबर की बात करें तो किसी भी काम के लिए लेबर बहुत ज़रूरी रहे हैं। ठीक है, और हमने देखा है कि जो ये लेबर का फ्लो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी होता रहा है। ठीक है, इंडेंचर लेबर के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कि जहाँ पर लोग जो थे वो काम करने के लिए भी जाते थे, और बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती भी ले जाया जाता था, उनसे एक तरह से बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी कि उनको पेमेंट भी सही से नहीं की जाती थी, और वो 5 साल तक वहीं पर रहना भी पड़ता था। ठीक है, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमने नेशनलिज्म इन इंडिया एंड इस चैप्टर में भी पढ़ा है कि इंडेंचर्ड लेबर के बारे में, कि जिन्हें की ले जाया जाता था और उन्हें 5 साल तक वहाँ पर काम करना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ से लेबर्स का बहुत ज़्यादा फ्लो, इंडिया से बहुत ज़्यादा फ्लो रहा है लेबर का अदर कंट्रीज़ में। वहाँ पर रेलवेज़ के लिए, माइंस के लिए, प्लांटेशन में काम कराने के लिए लोगों को ले जाया जाता था। ठीक है, From the 19th century, large numbers were taken abroad as indentured labor to work in plantation, mines, road construction, railways, etc. थर्ड टाइप का फ्लो क्या है? थर्ड फ्लो आपका आता है कैपिटल का फ्लो। ठीक है, किसी भी ट्रेड के लिए क्या ज़रूरी है? इन्वेस्टमेंट ज़रूरी। जब इन्वेस्टमेंट होगा तभी ट्रेड जो है वो आगे बढ़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट जो ज़रूरी है, तो उसकी बात अगर हम करें तो इन्वेस्टमेंट लोग अपनी कंट्री में आसपास में भी करते हैं और कंट्री के बाहर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसीलिए देखिए आप बहुत सारे MNCs अगर आज के टाइम में देखें तो MNCs हैं, वो बाहर की कंपनी, उन्होंने हमारे यहाँ इन्वेस्ट किया है, यहाँ पर कंपनी वो लगा कर रखे और बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला है। ठीक है, तो उसी तरह अगर हम पहले के भी टाइम में देखें तो जैसे पुर्तगीज़ थे, फ्रांसीस थे, डच थे, इन सभी को चीज़ें चाहिए थी। क्या था? यूरोप की पॉपुलेशन जो थी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो उनकी ज़रूरतों को मीट करने के लिए, क्योंकि जो ब्रिटेन था, अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन क्या था? उन्होंने इंडिया को कॉलोनाइज करके रखा था। ठीक है, यहाँ की इकोनॉमी को पूरी अपनी तरह से अपने अंडर में लेकर रखा था उन्होंने। ठीक, तो इसके लिए वो क्या करते थे? अपने यहाँ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, प्लस जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो युद्ध की में बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कर्ज आ गया था, तो उन चीज़ों को पूरा करने के लिए वो लोग क्या करते थे? अब यहाँ पर खेती कराया करते थे। अब उस खेती के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उसके लिए वो इन्वेस्ट किया करते थे। या जैसे यहाँ उन्होंने रेलवे का काम किया, इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, तो वो किस लिए किया? क्योंकि उससे उनका ट्रेड जो है वो अच्छे से चल सके, यहाँ की चीज़ें जो है वो बाहर जा सके आसानी से। ठीक है, तो द इंग्लिश, पुर्तगीज, फ्रेंच, डच इन्वेस्टेड इन इंडियन एग्रीकल्चर टू मीट द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, टू मीट द वॉर डेब्ट्स एक्सेट्रा। तो इसलिए वो लोग क्या करते थे? यहाँ पर इन्वेस्ट करते थे। यहाँ तक कि अगर हम देखें तो अपनी ज़रूरतों को मीट करने के लिए उन्होंने ये भी किया कि पंजाब, जहाँ पर पानी की उतनी सुविधा नहीं थी, वहाँ पर कैनाल्स वगैरह बना के उन्होंने खूब सारी खेती कराई। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन के कॉजेज आपको बताने हैं। तो ग्रेट डिप्रेशन के कॉजेज जो थे वो ऐसा नहीं कि एक दिन का ही काम था, वो पीछे से चली आ रही चीजें थी। ये और बात है, जब अमेरिका के स्टॉक मार्केट तेजी से गिरे हैं तब ये ग्रेट डिप्रेशन जो था वो सामने आया। और 1929 का अमेरिकन ग्रेट डिप्रेशन जो था, असर तो पूरी दुनिया पे था और ये अब तक का सबसे बड़ा ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके रीजन जानते हैं कॉजेज के। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि एग्रीकल्चर में ओवर प्रोडक्शन हो गया था। क्यों? क्योंकि अगर देखें तो इंडिया का वीट हम पहले लेते हैं, तो इंडिया के वीट की बहुत ज़्यादा डिमांड थी हर जगह पे। फिर युद्ध जिस समय चला था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उस समय जब बाहर यहाँ से बहुत ज़्यादा ग्रेन्स जो था वो भेजा जा रहा था क्योंकि डिमांड थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ?
कि जब युद्ध खत्म हो गए, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जो कि बहुत ही गरीब हो गई थी, ठीक है, गरीब मतलब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज पड़ गया था, बहुत युद्ध में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो मतलब इकोनॉमिक कंडीशन उनकी जो थी वो बुरी हो गई थी। तो उनको क्या लगा कि हम लोग अपना गेहूँ जो है अपने यहाँ खुद ही उगाए, बाहर से लेने के बजाय, क्योंकि अब इकॉनमी थी नहीं उनके पास। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ गेहूँ उगाना शुरू कर दिया। अच्छा, इंडिया में क्या था, इंडिया से डिमांड थी बाहर की तरफ, तो इंडियन जो फार्मर थे उनको लगा कि ठीक है, इसकी डिमांड है तो खूब सारा उगाया जाना चाहिए गेहूं। और अगर हम देखें तो जो जिन्होंने हमें कॉलोनाइज करके रखा था वो भी यहाँ पर गेहूं की खेती करा रहे थे, क्योंकि बाहर डिमांड थी। लेकिन उसके साथ ही ये हुआ कि जब सारी कंट्रीज जो थी, बहुत सारी कंट्रीज जो थी अपना अपना वीट जो था वो उगाने लगी, तो इंडियन वीट की डिमांड जो थी वो घट गई। इंडियन वीट की डिमांड घट गई तो जो इंडियन फार्मर्स थे वो और ज़्यादा गेहूं उन्होंने उगाना शुरू किया, इसलिए क्योंकि उनको लगा कि कम से कम मतलब ज़्यादा गेहूं जाएगा, बट उनके पास एक अच्छी खासी रकम आ जाएगी जिससे उनका काम चल सकेगा। तो इसलिए उन्होंने और ज़्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, और गेहूँ के जो रेट थे वो आधे हो गए थे, लेकिन फिर भी उस पर भी वो बेचने को तैयार थे, ठीक है। लेकिन फिर भी उस वीट को कोई पूछने वाला नहीं था, तो बहुत सारा वीट जो था वो हर जगह पे क्या हो रहा था, पड़े पड़े सड़ रहा था, ठीक। पहला रीजन ये हो गया, ओवर प्रोडक्शन। अच्छा, एग्रीकल्चर भी ओवर प्रोडक्शन ही हुआ था। अगर हम देखें तो इंडस्ट्रीज में भी ओवर प्रोडक्शन हुआ था। क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी, ठीक है, जैसे सेना की वर्दी हो गया और टेंट वगैरह हो गया, बहुत सारी चीज़ें थी जिनकी ज़रूरत थी। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाई जाने लगी। पहले तो उतने ज़्यादा नहीं बन रहे थे, लेकिन जैसे जैसे युद्ध खिंचता गया तो लोगों को लगा बहुत ज़रूरत है, लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को बनाने लगे। अब ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो हम लोग देखें तो वो भी क्या था, वो भी ओवर प्रोडक्शन हो गया, क्योंकि युद्ध तक तो उन चीज़ों की ज़रूरत थी, लेकिन जब युद्ध खत्म हो गया तब वो चीज़ें जो थी वो पड़े पड़े बेकार होने लगी। तीसरा रीज़न इंडिया में तीसरा जो था, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में क्या था, लोगों का लाइफ स्टेटस जो था वो अच्छा हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर एक थियरी जो थी वो अपनाई गई कि मास प्रोडक्शन मास कंजप्शन, इसकी थियरी अपनाई गई, और सबको के पास क्या है, रोजगार हो। तो जब सबके पास रोजगार है, प्रोडक्शन खूब सारा हो रहा है, तो कंजप्शन भी अच्छी हो रही थी, क्योंकि लोगों के पास सैलरी थी ठीक ठाक, तो लोग जो थे और चीज़ें जो थी उन्हें EMI पे अवेलेबल होने लगी। तो लोग जो था कि अपनी ज़रूरत की चीज़ें EMI पर लेने लगे, धीरे धीरे बैंक को, जैसे कि आज के टाइम में है, वो पूरा कर देंगे, ये सोचते हुए लोगों ने ले लिया। लेकिन जब अमेरिका का स्टॉक मार्केट जो था वो अचानक से जब काफ़ी डाउन हो गया, तो फिर उन्होंने जिसको जिसको कर्ज दे रखा था, यानी कि जो लोग अमेरिका के थे, EMI पे सामान ले रखे थे, उनसे वापस मांगा जाने लगा। लोगों की जॉब भी चली गई, अब वो पैसे कैसे चुकाएंगे, तो उनके घर की बहुत सारी चीज़ें जो थी वो भी चली गई। साथ ही साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, बहुत सारी कंट्रीज थी, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बहुत बुरी हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने अमेरिका से कर्ज मांगा था, और अमेरिका उस समय सबको कर्ज दे रहा था। लेकिन जब अमेरिका की खुद की हालत बुरी हुई तो अमेरिका ने क्या किया कि जब अमेरिका क्या है, पहले क्या है, कर्ज दे रहा है, लेकिन जब कोई इंसान है वो दूसरों को कर्ज दे रहा है, लेकिन खुद की हालत बुरी हुई तो क्या वो कर्ज देगा? अब नहीं देगा। तो वही अमेरिका ने किया, अब कर्ज नहीं देगा। अच्छा, अपनी कंडीशन को सुधारना है तो अब क्या करेगा, तो जिसको उन्होंने कर्ज दिया था उससे वो लोग अपना कर्ज भी मांगने लगे। तो इसी तरह जिन लोगों ने EMI पे सामान लिया था, या फिर जिन कंट्रीज ने कर्ज लिया था, अमेरिका ने पहले तो कर्ज देना बंद किया, दूसरा उनसे कर्ज वापस लेना शुरू किया, ठीक है। और जब बैंक जो थे, बैंकों ने बहुत सारे लोगों को लोन दे रखा था, जब वो चीजें पूरी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे बैंक जो थे बैंकरप्ट भी हो गए, ठीक। तो यहां पर हम देखते हैं ये सारे रीजन थे जो कि ग्रेट डिप्रेशन का कारण बने। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, एक्सप्लेन व्हाट इज रेफर्ड टू एज द G77 कंट्रीज, इन व्हाट वेज कैन G77 बी सीन एज अ रिएक्शन टू द एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेटन वुड ट्विंस। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, G77 एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ बताना है कि किस वे में G77 जो था वो ब्रेटन वुड ट्विंस की एक्टिविटीज का रिएक्शन था। ठीक है, तो ब्रेटन वुड ट्विंस की एक्टिविटीज का रिएक्शन कैसे था, क्या था, वो हम लोग अब समझेंगे। तो सबसे पहली चीज कि IMF और वर्ल्ड बैंक, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि इनका फॉर्मेशन हुआ था किसके लिए, जो कंट्रीज हैं उन्हें इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए इनका फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन इनके फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन इसका जो बेनिफिट मिल रहा था वो मिल रहा था डेवलप कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा था। IMF का निर्माण किस लिए हुआ था, फॉर्मेशन, और वर्ल्ड बैंक का किस लिए, ये आपसे डिस्कस हो गया। IMF जो भी कंट्रीज हैं अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड करती हैं, जो भी फायदा नुकसान है उसके लिए, और जो वर्ल्ड बैंक था वो इसलिए था कि कोई युद्ध वगैरह होता है या किसी भी वजह से किसी कंट्री की जो
गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या फिर जो चीज़ों को अगर नुकसान पहुंचता है तो उसमें इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए कि उनको ठीक करवाने के लिए उसका निर्माण हुआ था। लेकिन इसका जो सपोर्ट था वो किसको था? सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ को था, डेवलपिंग कंट्रीज़ को नहीं था। ठीक है, तो इसी वजह से जब डेवलपिंग कंट्रीज़ ने देखा कि 1950s और 60s में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका क्या है, उनकी ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी से हो रही है, लेकिन उनकी ग्रोथ से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इसी के लिए उन्होंने अपनी डिमांड रखी नियो के जरिए। नियो यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, तो उन्होंने ये इसके जरिए अपनी डिमांड रखी, जिसके लिए उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया जिसका नाम दिया उन्होंने G77। ठीक है, तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड के लिए उन G77 ग्रुप का निर्माण किया गया। ठीक है, अब आते हैं कि नियो था क्या। नियो जो था NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो था वो क्या था? इसके जरिए जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो चाहती थी, देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो उसके बाद आज़ाद हुई। जैसे हम अपनी कंट्री को ही देखें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ख़त्म हो गया, उसके बाद हमारी कंट्री जो थी वो आज़ाद हुई। IMF और वर्ल्ड बैंक जो थे वो भी उनका निर्माण तो 1944 में हुआ था, लेकिन अगर हम देखें तो ये फॉर्मेशन इनका हुआ था, लेकिन जब देखें ये काम इन्होंने जो शुरू किया वो 1947। ठीक है, तो इनका निर्माण तो हुआ लोगों की हेल्प के लिए कि कंट्रीज़ को इकोनॉमिक हेल्प देने के लिए हुआ था। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी थी जो आज़ाद भी हो गई, लेकिन उनको एक तो डेवलपिंग कंट्रीज़ है तो उन्हें फ़ायदा नहीं मिल रहा है। दूसरा ये कि जब वो आज़ाद हो गई, कोई कंट्री जब आज़ाद हो गई, बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी थी जब वो आज़ाद हो गई, फिर भी जो इन्होंने कॉलोनाइज करके रखा था या अदर कंट्रीज़ जो थी उस पर उन्होंने, जो दूसरी कंट्रीज़ थी उस पर उन्होंने अपना जो कंट्रीज हैं उनका जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो आसानी से वो यूज़ नहीं कर सकते, उन्हें कॉलोनाइज करने वाली कंट्रीज़ या अदर कंट्रीज़ ने उस पर कब्जा कर रखा था। यानी कि जिसका नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिनके यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो खुद से आज़ादी से अपने नेचुरल रिसोर्सेज नहीं यूज़ कर सकते थे, उस पर कंट्रोल था अदर कंट्री का। इसके अलावा रॉ मटेरियल जो था वो अपने अकॉर्डिंग उसकी कीमत नहीं लगा सकते थे, दूसरा कोई तय करता था, दूसरी कंट्रीज जो थी वो तय करती थी कि इस रॉ मटेरियल की क्या कीमत होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो उनके ऊपर दबाव थे कि अपने नेचुरल रिसोर्सेज वो नहीं यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो रॉ मटेरियल है उनके प्राइजेस वो अपने अकॉर्डिंग नहीं लगा सकते हैं, तो ये सारे रोक जो थी उसे हटाने के लिए इनके अंदर जो असंतोष था कि हम जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमें सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए ये फॉर्मेशन था। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो डेवलप कंट्रीज़ थी, ठीक है, तो उसमें ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी वो चाहती थी कि इनका रॉ मटेरियल तो जाता है, लेकिन साथ ही साथ मैन्युफैक्चर्ड आइटम जो है उसे भी उनकी मार्केट में एक्सेस मिले। क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज़ थी उनकी एक चालाकी थी, कह सकते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी वहाँ पर वो अपना ट्रेड जो था नहीं कर सकते थे मैन्युफैक्चर्ड आइटम का, मतलब उनके यहाँ उनकी डिमांड जो थी, या फिर आप जो बेच सकते हो वो चीज़ बेच सकते हो जो रॉ मटेरियल है जिनकी प्राइजेस जो होती हैं कम होती हैं। मैन्युफैक्चर्ड आइटम जिसकी की ज़्यादा प्राइजेस होती है उससे डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं बेच सकते थे, तो इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज़ की डिमांड थी कि उन्हें मैन्युफैक्चर्ड आइटम जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में सेल करने के लिए एक्सेस मिले। ठीक है, समझ में आ गया कि नियो की डिमांड क्या थी? पहली चीज़ कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उस पर अपना आसानी से यूज़ कर सके अपने अकॉर्डिंग। दूसरा, रॉ मटेरियल जो है उसके प्राइसेस जो हैं वो खुद तय कर सके। तीसरा ये था कि इंटरनेशनल मार्केट जो है डेवलप कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चर्ड आइटम जो हैं उनको एक्सेस मिले। ठीक है, तो ये उनकी डिमांड थी, तो इसलिए नियो जो था उनकी ये डिमांड थी, नियो के जरिए ये डिमांड थी, और G77 जो ग्रुप बना उसे G77 कहा गया। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।